चलिए अब बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे मैंने कहा था कि पहला एलिमेंट जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं इन द ग्रुप्स। लिथियम का बिहेवियर एक्सेप्शनल है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स, बेरिलियम का बिहेवियर एक्सेप्शनल है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसी बोरॉन और कार्बन फैमिली जब पढ़ेंगे तो बोरॉन का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, कार्बन का बिहेवियर बाकी के एलिमेंट्स से अलग होगा और उनका सबका एक कॉमन रीजन होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सेकेंड के पीरियड के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते तो दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का एक जनरल पॉइंट है। तो हेडिंग लिखो एक्सेप्शनल बिहेवियर और एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम किस कारण से है ये? इट इज मेनली ड्यू टू फर्स्ट इट्स स्मॉल साइज, सेकेंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं जबकि बेरिलियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली हाई है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ d orbitals in valence shell। तो वैलेंस शेल में d orbitals नहीं होने के कारण दे कैन नॉट एक्सपैंड ऑक्टेट। तो कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम कैन नॉट एक्सीड स्टेरिक नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 थोड़ा सा अजीब लगे, नहीं पढ़ा होगा। स्टेरिक नंबर पढ़ा होता है, ऐसे मतलब स्टेरिक नंबर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। जो स्टेरिक नंबर की फील्ड केमिकल बॉन्डिंग में होती है 12th क्लास में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टेरिक नंबर का मीनिंग सेम होता है, मतलब 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बन सकता। कंपाउंड ऑफ बेरिलियम कैन नॉट एक्सीड स्टेरिक नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब बेरिलियम कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। This means that beryllium can't expand its octet। 4 बॉन्ड से ज्यादा किसी हालत में नहीं बना सकता, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और नीचे वाले जो और एलिमेंट्स हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। तो ये एनोमलस बिहेवियर है। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स इन मेनी प्रॉपर्टीज लाइक फर्स्ट, कौन कौन से? जैसे beryllium is harder, lighter from most of the alkaline earth metals। तो harder, lighter, having higher melting point and boiling point from rest of alkaline earth metals। इन जनरल एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये इन जनरल प्रॉपर्टीज हैं। बेरिलियम के लिए बात कर रहे हैं ना, ये अलग है। तो इट इज बेरिलियम इज रिलेटिवली हार्डर, क्यों? मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, लाइटर है, डेंसिटी तो बढ़ती है जनरल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये जनरल बातें हैं। और जैसे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड, जबकि अदर्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो जैसे बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो HCl से भी रिएक्शन करेगा और NaOH से भी रिएक्शन करेगा। HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा BeCl2 प्लस H2O और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2BeO2, सोडियम बेराइलेट का सॉल्यूशन प्लस H2O। So like that it will form. So it has amphoteric nature of the oxide, others are basic oxides। पहले ये बात नोट करो, मैं ये कंटिन्यू करूंगा एनोमलस बिहेवियर में, नोट इट डाउन।
थर्ड, जैसे एनोमलस बिहेवियर में इट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। जैसे कहा था इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है मैक्सिमम। इट कैन नॉट हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। फोर्थ, forms covalent halides which are easily hydrolyzed, forms covalent halides which are easily hydrated। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है जो कि आसानी से हाइड्रेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम 2+। सो दिस इज हाउ इट शोज द एक्सेप्शनल बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है विद एल्यूमिनियम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिखो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। कई रिजेम्बलेंस हैं, मतलब एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं रिजेम्बलेंस इन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड, एल्यूमिनियम इन देयर कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। जैसे क्या, ये भी पॉइंट वाइज देखो, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि नियरली सेम चार्ज और साइज रेशियो सेम होने की वजह से देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज of compounds is due to nearly same charge upon size ratio of, तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो इज नियरली सेम फॉर बेरिलियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+। एंड यही कारण है रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन ही ये है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स इज ड्यू टू द नियरली सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो। कई बार इसको हम पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं। अब यहीं पे जैसे ये तो रीजन बना, और जैसे पॉइंट वाइज लिखें क्या सिमिलरिटीज हैं। बोथ फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जैसे both beryllium and aluminum form an oxide film on surface and hence less tendency to get attacked by acids। तो बोथ एल्यूमिनियम और बेरिलियम की रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है टुवर्ड्स ऑक्साइड्स, टुवर्ड्स एसिड्स। क्यों? सरफेस पर एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह काम करती है और एसिड आसानी से अटैक नहीं कर पाते। दोनों का बिहेवियर काफ़ी कुछ सिमिलर है। थर्ड, ये तो जेई मेन ने पूछा हुआ भी है पॉइंट, दोनों ही क्लोरोब्रिज्ड डाइमर बनाते हैं। बोथ फॉर्म क्लोरोब्रिज्ड डाइमर और पॉलीमरिक फॉर्म। जैसे एल्यूमिनियम का डाइमर तो ऐसा बनता है Al Cl Cl Al, इस तरह का डाइमर बना ले। एंड जैसे B इस टाइप से, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड
and this is sp3 hybridized. Both form chloro-based dimer और polymeric form. ये जेई मेन में आया था, ये सिमिलरिटीज हैं प्रॉपर्टीज की. नोट करें जी, यहां पर कट तो नहीं किया, मैं एक बार जरा चेक कर लूं. नहीं, सही है, इसको नोट करें. ये सिमिलैरिटीज हैं और इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कार्बाइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मीथेन गैस. सिमिलर बिहेवियर है, जबकि रेस्ट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नीड नॉट लिबरेट द मीथेन गैस. दे आइदर लिबरेट एसिटिलीन और द प्रोपाइन गैसेस. वेरियस टाइप ऑफ कार्बाइड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन बोरॉन एंड कार्बन फैमिली. कार्बन के होते हैं कार्बाइड्स, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. बट यहाँ पर कह रहे हैं कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इनके कार्बाइड जैसे Be2C, Al4C3, ये कार्बाइड्स हैं. वाटर से रिएक्शन कराओ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस मीथेन गैस इज लिबरेटेड आउट. यहां भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना एंड मीथेन गैस इज लिबरेटेड आउट. तो ये दोनों के अंदर ही कौन सा कार्बाइड है? C4-. दिस इज कॉल्ड मीथेनाइड आयन. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बाइड, मीथेनाइड आयन. दोनों में ही मीथेनाइड आयन है, तो बिहेवियर इज सिमिलर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. दोनों के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं. दोनों क्लोरो-बेस्ड डाइमर या पॉलीमरिक फॉर्म बनाते हैं. बोथ फॉर्म ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस एंड नॉट इजीली अटैक्ड बाय द एसिड्स. ये सिमिलरिटीज हैं बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में. बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. Both have high tendency to form complexes. Next point. Both beryllium and aluminium have high tendency to form कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. जनरली सेंट्रल एटम अगर स्मॉल साइज का हो तो कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर ज़्यादा अच्छी होती है. हालांकि 11th वाले स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कम समझ में आती है कॉम्प्लेक्सेस वाली बात, क्योंकि 12th का चैप्टर है, शुरुआत में पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 भी बोलते हैं उसको, वो पढ़ेंगे. बड़ा चैप्टर है, तो ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं. जैसे AlF3 है, बड़ी आसानी से पोटेशियम फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है AlF6(3-). यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब स्टेरिक नंबर 6 होना. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 फ्लोराइड आयन के साथ ये कोऑर्डिनेटेड है, कनेक्टेड है. जबकि BeF2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो बनाएगा BeF4(2-). तो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4. तो एक तरीके से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एक्टिंग एज लुईस एसिड. स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस फ्लोराइड आयन, विच इज डोनेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, वैकेंट सेंट्रल एटम, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम. तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ये थी सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स थ्रू डायगोनल रिलेशनशिप. नोट करिए पूरी बात की, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अब बात आती है, जनरल पॉइंट्स सब हो गए. Chemical behavior of the alkaline earth metals also be talked about, and now we shall take some important compounds of alkaline earth metal, जिसमें खासकर कैल्शियम के कंपाउंड लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस. बट इसके अलावा लाइमस्टोन, लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, सोडा लाइम, ये टर्मिनोलॉजी भी जानना जरूरी है. हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के ही कंपाउंड्स मेन इंपॉर्टेंट हैं. हालांकि बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट सिमिलर टू द कैल्शियम ऑक्साइड. कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बिहेवियर मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसा ही है काफ़ी कुछ. प्रॉपर्टीज वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता.
तो चलिए कैल्शियम के कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, जिसमें खासकर हम बात करेंगे अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सीमेंट की। सीमेंट के ऊपर एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वही हमें मेनली पढ़ना है और जेईई मेन में तो उस पर क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। important compounds of कैल्शियम। देखो कैल्शियम का जो मेजर सोर्स है, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एज लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल के रूप में, चॉक के रूप में, लाइमस्टोन के रूप में इट इज कॉमनली अवेलेबल। लाइमस्टोन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। तो लाइमस्टोन CaCO3, आप जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज हो जाता है और CO इज कॉल्ड क्विकलाइन, और कई बार लाइम भी बोल देते हैं। चूना पत्थर, इसे बोलते हैं चूना पत्थर, हिंदी में चूना पत्थर। ये COO कहलाता है, क्विक लाइम और लाइम, चूना। चूने की पुताई भी करते हैं, दिवाली के टाइम पे हमने खूब की है। आजकल तो खैर इमल्शन पेंट्स और ये जहाँ तहाँ एशियन पेंट्स और ये वो ट्रैक्टर पेंट, खूब महंगे महंगे पेंट होते हैं जिनसे घर की दीवारें और घर को पेंट किया जाता है दिवाली के टाइम पे या किसी भी टाइम पे। महंगे होते हैं, सस्ता जुगाड़ होता था पहले। हमें याद है दिवाली से बस 8 दिन पहले 10-15 किलो चूना ले आते थे, उस चूने को एक बहुत बड़े ड्राम के अंदर पानी में डाल देते थे, उबलने लगता था पानी। वो याद पड़ रहा है तुम्हें? उबलने लगता था, क्यों? क्योंकि जैसे ही क्विकलाइम को पानी में मिलाओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लिबरेट होती है, और रात को छोड़ दिया, सुबह में ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिलता था और नीचे सस्पेंशन मिलता था हमें, जिसे हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते थे। उसको अच्छे से चलाया और भरा बाल्टियों में, और बस कूची लेकर के बस पोतना शुरू कर दिया दीवारों को। मच्छर अच्छर सब खत्म हो जाते थे। बहुत फर्स्ट क्लास चूने की पुताई बोलते थे उसे, चूने की पुताई, देसी जुगाड़, सस्ता, एकदम बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, मच्छर वच्छर एकदम से नहीं आते। बट अब थोड़ा कम चलता है वो, आजकल तो डिफरेंट कलर के इमल्शन पेंट्स आते हैं, एक से एक महंगे आते हैं, ठीक है। बट हमें तो याद है, दिस इज ए विविड मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड, कि मैं खुद अपने हाथ से घर की दीवारों को पेंट करता था। मैं, मेरे भाई साहब, पापा जी, सब मिलकर करते थे हम। तो गाइज इसे बोलते हैं चूना। इसको स्लेकिंग करवाते हैं, इसमें वाटर मिलाओ इन स्मॉल अमाउंट में, तो ये जो लंप ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हैं ये स्लेक कर देते हैं, इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। बुझा, झा कैसे लिखते हैं? झे। अरे यार, बुझा हुआ चूना, छोड़ो मुझसे लिख। अब मैं हिंदी, जबकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ अप टू 12th, बट अब जय मुझसे नहीं लिखा जा रहा, बुझा। अरे यार, तुम लिख के मुझे बता देना कमेंट्स में कि बुझा सर ऐसे लिखते हैं। तो ये बुझा हुआ चूना कहलाता है स्लेक्ड लाइम सॉलिड। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला दो एक्सेस में। तो जैसे ये ड्रम है, तो नीचे यहाँ पर मिल्कीनेस जनरेट हो जाती है और ऊपर क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। दिस इज क्लियर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड लाइम वाटर। चूने का पानी, लाइम वाटर चूने का पानी, और नीचे ये सस्पेंशन बनता है, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड।
जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड, अब जगह कम मिल रही है मैं यहां लिख देता हूं, कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है ये, तो ये सस्पेंशन को बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम। दूध या चूना, चूना पत्थर, चूना, बुझा हुआ चूना, स्लेकिंग प्रोसेस कहलाता है ये। कैल्शियम ऑक्साइड्स के लंप हैं, इनको तोड़ दिया जाता है बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर एडिंग एंड द सॉलिड इज ऑब्टेन, पाउडर फॉर्म इज ऑब्टेन एंड दैट इज कॉल्ड स्लेकिंग प्रोसेस। अच्छा, इफ कैल्शियम ऑक्साइड, if CaO is slaked with NaOH aqueous, soda lime is obtained. So what is soda lime? Calcium hydroxide plus NaOH and this is called soda lime. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी कॉमन रिएजेंट के रूप में ये काम में आता है। तो गाइज ये एक टर्मिनोलॉजी हो गई, लाइमस्टोन चूना पत्थर, स्ट्रांगली हीट करो ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 1200 डिग्री सेल्सियस के केल्विन के आसपास, लगभग 1200 केल्विन के आसपास हीट करते हो तो डिकम्पोज होकर के क्विकलाइम मिलेगा। क्विकलाइम को हम चूना बोलते हैं और लंप ऑफ CaO जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लंप टूट जाते हैं वाटर मिलाने पर ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, a limited amount of water. Then you get slaked lime, बुझा हुआ चूना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिला दो एक्सेस में, तो फिर ड्रम के अंदर नीचे सस्पेंशन जनरेट हो जाता है, गाढ़ा सा एकदम मिल्कीनेस जनरेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम मतलब दूध या चूना, और उसके ऊपर क्लियर सॉल्यूशन होता है, दैट इज ऑल लाइम वाटर। लाइम वाटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग मैनी क्वालिटेटिव एनायंस लाइक सल्फाइट आयन और इवन कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का लाइम वाटर टेस्ट इज वेरी वेरी फेमस टेस्ट, पढ़ेंगे अभी रिएक्शंस की जब बात करेंगे तो। और दिस इज सोडा लाइम, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यू शुड रिमेंबर, नोट करो। ये बात लिख लो कि स्लेकिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ब्रेकिंग द लंप ऑफ लाइम, breaking the lump of lime with limited amount of water, with limited amount of water is called slaking of lime. Slaking of lime, और यही स्लेकिंग पानी ना डाल करके हम सोडा से करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से करवा दें तो यू गेट सोडा लाइम। सोडा लाइम इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH, सो दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टर्मिनोलॉजी यू शुड रिमेंबर, नोट करें इसको। चलिए बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ लाइम, क्विकलाइम, लाइमस्टोन, स्लेक्ड लाइम। ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको अभी बताई थी कि किस तरीके से हम लाइमस्टोन, क्विकलाइम, सोडा लाइम, स्लेक्ड लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर टेस्ट की भी बात करनी है। हमने कहा था इट इज़ अ मेजर टेस्ट फॉर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन, और ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। तो चलिए बात करें रिएक्शंस ऑफ, पहले चलो बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ क्विकलाइम। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। क्या रिएक्शंस? बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड्स है। बेसिक ऑक्साइड है तो एसिड से भी रिएक्शन करेगा, एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन करेगा एट द एलिवेटेड टेम्परेचर्स, मेटलर्जी में यूज में भी लेते हैं उसको। तो क्या केमिकल रिएक्शंस? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यही कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकता है। यही कैल्शियम ऑक्साइड HCl में डिजोल्व होकर के CaCl2 + H2, क्यों? ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड है, जैसे मैंने कहा अभी, इट विल रिएक्ट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर दिस कैन रिएक्ट विद SiO2 और P4O10 टू फॉर्म
CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, और ये हाई टेम्परेचर पे होता है और जनरली ये मेटलर्जी में पाई जाती है, रिएक्शंस मेटलर्जी में होती हैं, फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, यूज्ड एज फ्लक्स इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी में बहुत कॉमन यूज है कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विकलाइम का, विच रिमूव्स द इम्प्योरिटीज ऑफ SiO2 और P4O10 और लाइक दैट। तो कैल्शियम सिलिकेट इज फॉर्म्ड, P4O10 के साथ Ca3PO4 ट्वाइस, ये सब बन जाते हैं, ये स्लैग के रूप में वर्क करते हैं। स्लैग क्या होते हैं? रेफर टू मेटलर्जी। और 11th क्लास के स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो फिर 12वीं में पढ़ेंगे ना, पूरा चैप्टर है भाई मेटलर्जी का, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, वहाँ सब ये पढ़ोगे तो मेटलर्जी में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। स्लैग बनता है जो कि लिक्विड के रूप में सेपरेट आउट हो जाता है। अच्छा, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे हैं, हाई टेम्परेचर पे स्मेल्टिंग के दौरान ये रिएक्शंस होती हैं। सो दीज आर द कॉमन यूजेस योर रिएक्शंस। अनदर रिएक्शन, क्विकलाइम को जब कोक के साथ हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं टू द टेम्परेचर ऑफ नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो CaCN2 प्लस कार्बन इज फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर। ये एक फर्टिलाइजर के रूप में काम में आता है। जैसे इसको पानी में मिलाते हैं, फर्टिलाइजर को में का पर्पस होता है क्रॉप्स की ईल्ड को बढ़ाना। तो आप जब स्प्रिंकल करते हो इस फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, या अमोनियम फॉस्फेट होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट्स होते हैं, उनको खेतों में जब छिड़कते हैं और उसके बाद जब पानी देते हैं खेतों में, तो फिर वो एक तरीके से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स देते हैं ये, एंड दैट इज ए काइंड ऑफ नरिशमेंट टू द सॉयल। सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ती है, क्रॉप्स की यील्ड बढ़ जाती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस अमोनिया। अमोनिया इज फॉर्म्ड, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय सॉयल बैक्टीरिया। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स which are absorbed by plants। प्लांट्स को भी तो चाहिए, खुराक चाहिए प्लांट्स को, जैसे हम भोजन खाते हैं, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, हमें फैट चाहिए फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ, फॉर एनर्जी। उसी तरीके से प्लांट्स को भी तो चाहिए। तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय सॉयल बैक्टीरिया। तो सॉयल बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को नाइट्रेट्स में, एंड दिस हैपन। कैल्शियम कार्बाइड इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड। वाटर से रिएक्शन करवाओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस C2H2 एसिटिलीन। इवन दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये याद रखें, नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर इज इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ क्विकलाइम। कोई बहुत स्पेशल रिएक्शन नहीं है, चूंकि बेसिक ऑक्साइड है, will react with the acidic oxides at the elevated temperatures, acids at the room temperatures and like that. नोट करें पूरी बात। अब लेंगे रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्लेग्ड लाइम, तो नोट इट। अरे मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने किसी प्रीवियस लेक्चर में डायगोनल रिलेशनशिप में कुछ ऐसा बता दिया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और ये मान लो मैग्नीशियम एंड बोरॉन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। मैंने शायद कार्बन लिख दिया था। दीज आर द डायगोनल रिलेशनशिप पेयर्स, ये पेयर्स होते हैं। तो आप करेक्शन कर लेना, मैंने शायद बोरॉन के साथ कार्बन बोल दिया था, बोल भी दिया था, लिख भी दिया था। कई बार ऐसा हो जाता है, बट इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग
कि थर्ड पीरियड के अंदर मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, तो बोरोन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद सिलिकॉन एंड शोज मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिलिकॉन। तो ये करेक्शन कर लेना, अपनी कॉपी में कर लेना जहां आपने नोट्स बनाए हो, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ कोई रिलेशन नहीं है इसका, मुझे याद आ गया तो मैं बताइए, तो मैंने हालांकि कमेंट्स में भी मैंने लिख दिया इस बात को, तो नोट कर ले इसको भी। चलिए वापस करें। नाउ रिएक्शंस ऑफ स्लेक्ड लाइन, यही लिख देते हैं, चलो। रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइन। अब ये भी बेसिक कंपाउंड है, बेसिक नेचर का है, तो रिएक्शंस की बात करोगे तो ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट विद द एसिड्स। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सबसे कॉमन रिएक्शन ये लाइम वाटर ले लो, सबसे फेमस टेस्ट है, दिस इज लाइम वाटर टेस्ट। कि CO2 पास कराते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बनता है, मिल्कीनेस अपीयर्स। मिल्कीनेस अपीयर होती है, प्रेसिपिटेट बनता है प्लस H2O। बट CO2 अगर एक्सेस में पास करा दी जाए तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट बन जाता है, एंड ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी तो है इसमें, तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स। Milkiness disappears. So this is a very important test called lime water test for detection of carbon dioxide or carbonate salts. तो उनके लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, ये याद रखने वाली बात है। Another reaction, second, ये हम बता चुके हैं, कॉस्टिकेशन मेथड था। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन स्लेक्ड लाइम से कराते हैं या लाइम वाटर से कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। So this is one of the method of preparation of the sodium hydroxide called caustication or Gossage method of production of NaOH. हालांकि NaOH is manufactured on large scale from Kastner-Kellner cell. So like that reactions will be there, and the most important reaction is preparation of the bleaching powder. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ में तो it forms CaCl2 plus CaOCl2 plus 2H2O, and this is called bleaching powder. Bleaching powder is in the solid form. It is a very convenient source of bleaching the fabric, pulp and paper and many articles. Bleaching का मतलब होता है removal of color. डाइज जो होती हैं वो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनको वो वाइट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू होता है एक्शन, और ब्लीचिंग एक्शन इज मेनली बिकॉज ऑफ द OCl माइनस। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। ब्लीचिंग पाउडर को कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं CaOCl2, मतलब इसके अंदर जो कैटायन है वो Cl माइनस एंड OCl माइनस है। इस तरह का सॉल्ट होता ही है, और जो ब्लीचिंग एक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ OCl माइनस। Bleaching action is all due to OCl minus oxidizing agent. तो this is another important reaction. तो bleaching powder का फॉर्मूला भी याद रखें, how it is prepared you should remember. नोट करें, ये थे कुछ कॉमन रिएक्शंस ऑफ slaked lime calcium hydroxide. Note it down. Now coming to reactions of calcium carbonate. Limestone. Limestone is one of the major source of calcium in the earth crust. हटा दूं इसको। NCERT साथ के साथ जरूर पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर क्लास में आपको NCERT के सारे ज़्यादातर पॉइंट्स बता दूं, बट फिर भी 100% नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि उसमें कई बार थियोरेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, कई बार फैक्चुअल पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वाइटामिन के रूप में भी चाहिए, वो सब एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जेई मेन तो उनमें से भी सवाल पूछ सकता है। जेई मेन को पता है कि कहाँ बच्चे सवाल का जवाब ना दे पाएंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है, वहीं से सवाल पूछ लेते हैं वो। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए,
और इनके भी नोट्स में लिख लेना चाहिए। कई बार हम नहीं बता पाते वो सारी बातें लिखेंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, कुछ रोल आपका भी तो है। तो जो भी लॉजिकल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर हम अच्छे से आपको समझा सकते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स वी आर कवरिंग अप हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर कवरिंग अप हियर, बट स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जेईई मेन में तो पूरा ही पूरा है, यूं मान लो। एस ब्लॉक लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी से पढ़ जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर का आएगा ही नहीं, पूरा एनसीईआरटी में से ही आएगा। पता है बच्चों को एनसीईआरटी में से आता है, फिर भी बच्चे एनसीईआरटी कई बार नहीं पढ़ते, आलस करते हैं, सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे। और कौन सा बाद आएगा, यही बात चल रहा है, बाद कभी ना आता है, ध्यान रखना। चलिए, रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। हालांकि कैल्शियम का जो मेजर सोर्स है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेजर सोर्स है वो लाइमस्टोन होता है, चॉक होती है, मार्बल होता है, उसके अंदर होते हैं प्रेजेंट। तो क्या रिएक्शंस, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करो स्ट्रांगली अराउंड 1200 केल्विन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। नॉट ओनली दैट, अब चूंकि बेसिक ऑक्साइड है HCl में डिसॉल्व हो जाएगा, तो CaCl2 aqueous प्लस H2O प्लस CO2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। इसलिए मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स कई बार काले से पड़ने लगते हैं। यदि हम डोमेक्स या मान लो और जो फ्लोर क्लीनर आते हैं उनसे साफ करते हैं, क्योंकि उनमें एसिड होता है क्लीनिंग के लिए, तो कई बार एसिड से वो क्लीन तो हो जाते हैं, पर धीरे धीरे इट ईट्स अवे द मार्बल ऑल्सो। तो मार्बल रिएक्ट्स विद HCl, क्योंकि बेसिक नेचर का कंपाउंड है, तो इट रिएक्ट्स। सो लाइक दैट, बस हो गई कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 एसिड से रिएक्शन, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। सो लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस। यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेस, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है एज फ्लक्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में फ्लक्स के रूप में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड मतलब एंटी एसिड। बहुत सारे लोगों को भोजन खाते हैं तो एसिड बनता है ज़्यादा, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जलन हो जाती है, कहते हैं ना सीने पर जलन हो गई। समोसे कचौड़ी खाओ समोसे कचौड़ी खूब जम के। कोटा में तो वैसी बहुत फेमस है, सोमलाल जी की कचौड़ी और प्याज कचौड़ी, दाल कचौड़ी। जोधपुर की फेमस है मावा कचौड़ी, वो मीठी होती है। जोधपुर वाले कैन रिलेट इट वेरी वेल, कोटा वाले कैन रिलेट इट वेरी वेल। जयपुर में भी अच्छी मिलती है प्याज कचौड़ी, बट दाल कचौड़ी यहाँ इतनी बढ़िया नहीं मिल पाती। खैर, मैं तो फिर भी मौका छोड़ता नहीं, मैं कचौड़ी, ये समोसे, ये तो यार लाइफ है, इसमें तो क्या है, खाओ बड़े बढ़िया से। कार्ब्स हैं, फैट है, जंक फूड है, होगा यार, हमें ना पता। मस्त रहो, बढ़िया नींद लो, खुश रहो, स्वस्थ रहोगे। हालांकि आपको खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यू हैव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू अपीयर इन। तो अकॉर्डिंगली यूज एज एन एंटासिड। तो जिनको एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम्स होती है, जलन होती है, तेजाब बनता है खाना खाने के बाद में, तो उनको एंटासिड लेने पड़ते हैं। जैसे जेलुसिल है, या बाजार में जो दवाइयाँ मिलती हैं, जेलुसिल हो गई, डाइजीन हो गई। तो अल्टीमेटली दे कंटेन मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। इनफैक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड also used as an antacid। अच्छा, एसिड है, एसिड को मारने के लिए थोड़ा बेसिक नेचर होता, तो ये बेसिक नेचर ही तो है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेसिक नेचर के कंपाउंड्स तो हैं जो कि एंटासिड में। बट ज़्यादा दिमाग मत लगा दियो। कभी सोचो सर ने कहा था बेसिक कंपाउंड है, जलन हो रही है, चलो NaOH पी जाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे कास्टिक सोडा है पागल। कभी KOH पी जाएं, कास्टिक पोटाश है, वो कॉस्टिक है, जला देगा, अंदर सारी आंतें साफ हो जाएंगी, अंदर खत्म मामला। पागल है क्या?
सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, हर चीज का अपना एक होता है। दीज आर वीक बेसिस, अकॉर्डिंगली दे आर यूज्ड एज एन एंटासिड। कभी NaOH पी जाओ, KOH पी जाओ, पागल, समझ रहे हो ना? तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड में दीज आर आल्सो यूज्ड एज एंटासिड्स, यू शुड रिमेंबर। माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में भी माइल्ड एब्रेसिव के रूप में, एब्रेसिव मतलब जो घिसने के काम में आ जाए, जैसे लोहा घिसने के लिए हम कुछ यूज करते हैं ना, ग्राइंडिंग व्हील्स, तो वो एब्रेसिव्स कहलाते हैं। एब्रेसिव्स मतलब विच कैन डिसलॉज द मटेरियल फ्रॉम अदर सब्सटेंस, घिस दे जिसको, दैट इज कॉल्ड एब्रेसिव। तो माइल्ड एब्रेसिव टूथपेस्ट में यूज करते हैं। च्यूइंग गम में यूज किया जाता है, यूज्ड इन च्यूइंग गम। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, इट इज इंपॉर्टेंट केमिकल। इसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सब जानते हैं POP, घर पे कई बार कंस्ट्रक्शन होता है तो छत बनाने में, डिज़ाइन बनाने में काम आता है। मूर्तियाँ बनाते हैं, आप जैसे मान लो कोई फेस्टिवल आता है, दुर्गा पूजा आती है, तो उसमें भी मूर्तियाँ बनती हैं। आजकल तो वैसे मिट्टी की मूर्ति बनती हैं जो कि आसानी से डिजॉल्व हो जाए पानी में, और POP थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अब काफ़ी अवॉइड भी होता है, पर फिर भी बनती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, प्लास्टर को फ्रैक्चर हो जाता है, कोई स्प्रेन आ जाता है, तो इमोबिलिटी के लिए, मोबिलाइजेशन ना हो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का ऑफ द बॉडी, कोई क्रैक हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो प्लास्टर बांध देते हैं ना, तो उस प्लास्टर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ ए सीमेंट, वाइट कलर का होता है ये। तो हेड ही लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP क्या कंपाउंड है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्रिपरेशन, जिप्सम से बनाते हैं, और जिप्सम कंपाउंड होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम, ये जिप्सम भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, सीमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक काइंड ऑफ सीमेंट ही तो है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ऑब्टेन करते हैं, हीटेड एट 120 डिग्री सेल्सियस और 393 केल्विन पर। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को याद रखना है, रिमेंबर दिस टेम्परेचर इंपॉर्टेंट। एट दिस टेम्परेचर वंस यू हीट इट फॉर्म्स 2CaSO4.H2O plus 3H2O. दिस इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अच्छा ध्यान दें, इफ हीटेड एट टेम्परेचर मच अबव 393 केल्विन, मतलब अराउंड 180 to 200 डिग्री सेल्सियस, then gypsum gives anhydrous calcium sulfate called dead burnt plaster। डेड बर्न्ट प्लास्टर बनता है विच इज ऑफ नो यूज, जिसका कोई यूज नहीं है, बर्बाद हो गया वो। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओगे तो ये हार्ड मास में सेट हो जाता है सीमेंट की तरह, और यदि बिल्कुल ही आपने हीट कर दिया तो ये पूरा का पूरा वाटर लूज कर देगा और डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको ये याद रखेंगे।
तो एनहाइड्रस बन जाएगा। अच्छा, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज रिमार्केबल प्रॉपर्टी of setting into hard mass with water। ये सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी है, सीमेंट ही है ये भी, वाइट सीमेंट टाइप से। सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी इन 5 to 15 मिनट्स, बहुत क्विक प्रॉपर्टी है ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पानी के साथ 10 से 15 मिनट में ही जम जाता है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इन आइडल मेकिंग। आइडल मतलब वो मूर्तियां बनाने में काम आता है, प्लास्टर्स बांधने में काम आता है, हाथों और पाँव में कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ इट, बट टेम्परेचर कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करें ये बात। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है जिप्सम का? CaSO4.2H2O। जिप्सम, दिस इज मोनोक्लिनिक। इसको हीट करते हैं तो पहले कन्वर्ट होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम ही है बट ऑर्थोरोम्बिक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। है gypsum, but when heated at 120 degrees Celsius, then it converts to CaSO4.half H2O. This is plaster of Paris. Further अगर इसको हीट करोगे at temperatures around 200 degrees Celsius, then it will convert to CaSO4 anhydrous. And this is a dead burnt plaster, किसी काम का नहीं बचाइए, इसमें कोई सेटिंग एबिलिटी नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी सेटिंग एबिलिटी इनटू हार्ड मास विद वाटर। जब भी तो कह रहे हैं ये वेस्ट हो गया, तो इट डज नॉट हैव एनी सेटिंग एबिलिटी इनटू हार्ड मास विद वाटर। हालांकि इसको फर्दर अगर हीट कर दो स्ट्रांगली एट अ टेम्परेचर ऑफ नियरली 1100 डिग्री सेल्सियस, इट कन्वर्ट्स टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 गैसेस। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट यू आर सपोज टू रिमेंबर। पानी मिलाते हो तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओ तो वाटर मिलाओगे तो सेट होकर के पहले ये बनाएगा और हार्ड हो जाएगा यहां। फाइनली इट कन्वर्ट्स टू द मोनोक्लिनिक फॉर्म विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम। जिप्सम जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका भी एक बहुत बड़ा एक्टिव कंपोनेंट होता है। कैसे वो बतलाएंगे, तो ये पूरी बात नोट करें, नोट इट डाउन। यूजेस ऑफ पीओपी। पीओपी के यूजेस तो आपको भी डे टू डे लाइफ में पता होगा। Plasters of bone fractures in plasters of bone fractures sprain। बॉडी का कोई ऑर्गन इमोबिलाइज करना हो ताकि वो हिले डुले नहीं और वो जम जाए अच्छे से, तो प्लास्टर चढ़ा देते हैं वहाँ पर। डेंटिस्ट आप जाते हो जब, तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, छत बनाने में, डिजाइन बनाने में काम में आता है। मेकिंग स्टैचूज, यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को,
ताकि कोई मोल्ड बनाना हो, कोई फॉर्मेट बनाना हो उसके लिए। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड गाइज, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट। जेई मेन में इसके ऊपर एनसीईआरटी से की लैंग्वेज से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट करें। अब बस हम चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, लास्ट बात करेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन है सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। नोटेड? पोर्टलैंड सीमेंट जो कॉमनली यूज सीमेंट है, जो घरों में कंस्ट्रक्शन में काम आता है, छत डालने में, दीवार बनाने में, ईंटों के बीच में जो भरते हैं मटेरियल बना करके सीमेंट, जिसके अंदर रेत और पानी मिला करके जमाते हैं, तो सेटिंग एबिलिटीज़ होती हैं, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सीमेंट को बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो नेचुरल लाइमस्टोन है उसका कंपोजिशन इस सीमेंट के कंपोजिशन से काफ़ी मैच करता है, इसलिए इस सीमेंट को बोलते हैं हम पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं रिजेंबल्स विद नेचुरल limestone present in Portland, England। पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, वहां का जो नेचुरल लाइमस्टोन होता है उसके कॉम्पोजिशन से मैच करता है, इसलिए बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉम्पोजिशन? इट मेनली कंटेन्स, ये याद भी रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 and SO3, nearly 50 to 60%, nearly 20 to 25%, nearly 5 to 10%. Magnesium oxide is nearly 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2%, and this is nearly 1 to 2%. ये कंपोजिशन होता है, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, हीटेड फ्यूज्ड, तो ये सीमेंट क्लिंकर बनाता है, इसे बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर मेनली कंटेन्स सिलिकेट्स, और उसमें मिला दिया जाता है मिक्स्ड विद 2 to 3% जिप्सम, कौन? CaSO4.2H2O इज एडेड। अच्छा, इसका पर्पस क्या है जिप्सम को ऐड करने का? क्योंकि जब पानी के साथ सीमेंट को मिलाते हैं तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट होता है, तो स्लो हार्ड मास, स्लो कन्वर्जन हो, स्लोली, इट शुड स्लोली कन्वर्ट इनटू द हार्ड मास, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। तो इस बात को लिख भी लो, पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इनटू सीमेंट क्लिंकर is to slow down the process of setting of cement. तो guys, purpose of adding gypsum into cement clinker is to slow down the process of the setting of the cement, ताकि स्लोली सेट होगा तो यूनिफॉर्मली सेट होगा, और जो हाइड्रेट्स होंगे सिलिकेट्स के, वो आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरलॉकिंग नीडल्स के रूप में वो क्रिस्टल्स एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे एंड यूनिफॉर्मिटी विल बी मेंटेन्ड, बताएंगे अभी। तो ये सीमेंट क्लिंकर होता है, और ये अल्टीमेटली जो मिक्स होने के बाद बनाता है, तो क्या बनता है कॉम्पोजिशन, फिर क्या बनता है? ये इंग्रेडिएंट्स हैं, Ca2SiO4, Ca3SiO5,
and AlCa3Al2O6. This is 26%, this is 51%, this is 11%. तो गाइज ये है इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट का ये तो रॉ मटेरियल है, जब ये फ्यूज करोगे तो सिलिकेट्स बन जाएंगे ना, कैल्शियम सिलिकेट बन गया, एल्यूमिनियम सिलिकेट बन गया, तो मोस्ट ऑफ द सिलिकेट्स विल बी फॉर्म्ड, तो लाइक दैट कंपोजिशन विल बी देयर। तो ये एक बार जरा नोट करेंगे इस बात को। मैं जरा एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लूँ कंपोजिशन, ये मेरे पास एनसीईआरटी है, एक बार चेक कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ हाँ सही है, लगभग दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सिलिकेट। ये है, एक दो पॉइंट्स और भी लिखेंगे, पहले पूरी बात नोट कर लो, ये याद भी रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। दे कैन आस्क डायरेक्टली, दे कैन कि बताओ सीमेंट क्लिंकर में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड फॉर स्लो सेटिंग ऑफ द सीमेंट व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। तो पता होना चाहिए जिप्सम मिलाते हैं 2 to 3% बाई मास। नोट करिए पूरी बात। Now setting of cement. When mixed with water, setting of cement takes place to give a hard mass. This is due to hydration of, ये important statement है, ध्यान दें, this is due to hydration of molecules of constituents mainly silicates and rearrangement। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ये तो जेई मेन ने पूछा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पॉइंट है? मान लो कई बार जैसे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दीवारें हो गई, छत पड़ गई, उसके बाद दीवारों पे प्लास्टर कर दिया जाता है। प्लास्टर करने के बाद अगले दिन से तराई करते हैं, तराई मतलब पानी स्प्रिंकल करते हैं उस पर कई दिनों तक। पर्पस, तराई का पर्पस क्या है? क्योंकि जो हाइड्रेटेड सिलिकेट्स हैं उनके क्रिस्टल्स एक दूसरे में इंटरलॉकिंग नीडल्स के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए और क्रैक्स ना आए। ये जेई मेन ने क्वेश्चन पूछा है कि तराई क्यों करते हैं। तो लिखो, इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर्स, क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर मतलब तराई करना, पानी स्प्रिंकल करना। तराई करना मतलब जो सीमेंट मान लो प्लास्टर करवा दिया दीवारों का, उसके बाद अगले दिन से एक दिन छोड़ने के बाद पानी मारते हैं पूरे परस पर, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो हाइड्रेट्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे से क्रिस्टल्स बना करके एक दूसरे से इंटरलॉकिंग नीडल्स के रूप में कनेक्ट हो जाएं और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, क्रैक्स डेवलप ना हो। तो इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर मतलब तराई करना। वाटर इज स्प्रिंकल्ड, water is sprinkled time to time
time to time because this helps in developing interlocking needles, needle like hydrate crystals of hydrate silicates. So this is a very important statement. Again this can be asked कि क्यों हम नया नया प्लास्टर बनाते हैं, तो क्यों उसकी तराई करते हैं, क्यों पानी स्प्रिंकल करते हैं, ताकि क्रैक्स डेवलप ना हो, टू अवॉइड क्रैक्स इन सीमेंट प्लास्टर्स. तो गाइज ये था एस ब्लॉक. एस ब्लॉक में फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है. कुछ चीज़ों के एप्लीकेशंस उसमें होंगे. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन एल्कली मेटल्स की ह्यूमन बॉडी में क्या है, वो सब एक बार आप जरूर पढ़ें. देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक में. 11th क्लास का पोर्शन है बोरॉन एंड कार्बन फैमिली. 11th क्लास में बोरॉन एंड पी ब्लॉक का जो मेन पार्ट है वो बोरॉन एंड कार्बन फैमिली है, और बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक होता है 11th के सिलेबस में, और रेस्ट ऑफ द ब्लॉक केमिस्ट्री गोज टू 12th क्लास. तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स जब ये ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत आती है. जैसे स्टूडेंट्स, मैंने कहा भी था ऑलरेडी जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स बोरॉन एंड कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं वो एस ब्लॉक पढ़ चुके होते हैं, और एस ब्लॉक में उनको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आती हैं, बट बीच बीच में कुछ चीज़ों में उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ अजीब सा हो गया, ये याद करना है. तो मैं तो कहता ही हूँ ब्लॉक केमिस्ट्री को समझने के लिए 11th क्लास, 12th क्लास के और 11th क्लास के कुछ चैप्टर की जरूरत पड़ती है. जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स का अच्छा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलरली फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एसआरपी वैल्यूज़ या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के जो डेटा होते हैं उससे आप बता पाते हो कि कौन सब्सटेंस कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है. तो फिर भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स अगर बोरॉन कार्बन फैमिली पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें तो उनमें समझ में आएंगी. अच्छा 30-40% तो वही होता है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक. बोरॉन फैमिली पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का वेरिएशन क्या है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, डेंसिटी कैसे वेरी कर रहे हैं, रिएक्टिविटी क्या है, इनका बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स एसिड्स, टुवर्ड्स एल्कलीज मतलब बेसिस, टुवर्ड्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ हुई भी होती हैं, बट कंपाउंड्स तो नए होते हैं, वो तो पढ़ने ही पड़ते हैं और वो याद भी करने होते हैं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग 12th में तो स्टूडेंट्स को फीलिंग आने लगती है कि हाँ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बनेगा. 11th में तो रटना ही पड़ता है, तो रटें और काम चलाएं. 11th के बाद 12th भी तो आएगा ना, चिंता ना करो. 12th में आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आता है वो पढ़ने के बाद, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ने के बाद इनऑर्गेनिक की फील आनी शुरू हो जाती है. प्रॉपरली अगर पढ़ते हैं तो फिर ब्लॉक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगता है स्टूडेंट्स को. मुश्किल तो अभी भी नहीं है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रटना पड़ता है. तो ठीक है, अभी रटो, 2-3 बार रटोगे याद हो जाती हैं चीज़ें, और फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जब आता है 12th में things will become easier. So with this comfortable note, I am starting boron and carbon family. Shall we start now? Yes. तो बोरॉन एंड कार्बन फैमिली पी ब्लॉक में द ग्रुप नंबर 13 एंड 14. 13 ग्रुप में बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स क्या हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, NS2 NP2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें खासकर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जोन पढ़ चुके हैं. बोलो क्या बोलने वाला हूँ? इनर्ट पेयर इफेक्ट. हैवी मेंबर्स शो इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या था वो इनर्ट पेयर इफेक्ट?
हालांकि मैं ये कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, ये पीरियोडिक टेबल में भी बच्चे पढ़ लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये है कि ये np वाला इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, मतलब दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3, ये दे शो +2 +4, इस तरीके से। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट वेरीज बाय 2। पी ब्लॉक में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज जनरली बाय ए डिफरेंस ऑफ 2। एस ब्लॉक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते। तो यहां पर यही पॉइंट होता है कि जो हैवी मेंबर्स हैं वो +1 और +3 दोनों शो कर सकते हैं। कार्बन फैमिली में जैसे जर्मेनियम, टिन, लेड है, दे कैन शो +2 एंड +4, बट लेड के लिए और थैलियम के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो लो स्टेबिलिटी ऑफ lower oxidation state increases, +1 for boron family and +2 for carbon family. The stability of the lower oxidation state increases from top to bottom. तो स्टेबिलिटी ऑफ द हैवी मेंबर्स शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, और पर्टिकुलरली ऊपर से नीचे जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इनफैक्ट थैलियम शोज मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन +1, lead shows more stable compounds in +2। तो lead जो है वो +2 के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल शो करता है। और यहाँ से हमने बताया भी था कि जैसे मान लो TlI3 है, ये कंपाउंड ऐसा नहीं होता Tl3+ एंड 3I-, ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि कैसा होता है, इट इज Tl+ एंड I3-, ट्राई आयोडाइड के फॉर्म में होता है। ये बात हम पीरियोडिक टेबल में जब इनर्ट पेयर इफेक्ट लेते हैं तो एग्जांपल देते हैं, क्योंकि ये IIT में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जैसे Pb+2 के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल शो करता है, यही कारण है कि लेड जो है PbO2 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि ये सब बातें जो हैं हम पीरियोडिक टेबल में कवर अप हो जाती हैं इन द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये जो NS के इलेक्ट्रॉन है दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग, पर्टिकुलरली फॉर द हैवी मेंबर्स और हैवीएस्ट मेंबर्स, इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट करो ये पूरी बात, इसमें नोट करें। हालांकि इन वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, जबकि यहां ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +4। हालांकि दे कैन शो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एज वेल एज +3, +2 एज वेल एज +4। तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे शो लाइक दिस। अच्छा, एक दो पॉइंट्स भी आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के, पहले ये वाले पॉइंट नोट करो। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हालांकि इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल बोरॉन कार्बन फैमिली में नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली जब पढ़ोगे तो वहां भी आएगा इन 12th क्लास, और पीरियोडिक टेबल में भी हो चुका है। तो एक तरीके से अगर कोई ड्रॉपर वाला बच्चा ये सब पढ़ रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो पाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने मतलब आपके टीचर ने, AL के सर ने कम से कम 3 से 4 बार ये बात पढ़ाई होगी और बताया होगा। तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान भी रखनी होती है। नोट करो ये सब बात। There are some other
जनरल पॉइंट्स। ये बात तो पता ही है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है, या कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इक्वल टू द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सम ऑफ ns एंड np इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी पी ब्लॉक के लिए, चाहे बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, सबके लिए। इवन नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाते हैं क्या? हाँ, 12th क्लास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जिनॉन के कंपाउंड बनते हैं XeF2, XeF4, XeF6। ऑक्साइड बनते हैं XeO3, XeO4 भी बनता है। XeO4 में जिनॉन +8 में है, जो कि नंबर ऑफ ns एंड np इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। हालांकि ये भी पता है कि सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपैंड their octet, that is maximum covalence is 4. मैक्सिमम कोवेलेंस 4 है। हाउएवर, अब ये कोई नई बात है क्या? केमिकल बॉन्डिंग में खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाउएवर, थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स कैन हैव कोवेलेंस ग्रेटर देन 4। 4 से ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो BF3 है, फ्लोराइड आयन के साथ में ये BF4 माइनस ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कोवेलेंस 4 है यहां। बट यही अगर AlF3 की बात करो तो फ्लोराइड आयन के साथ ये थर्ड पीरियड का है, d ऑर्बिटल्स हैं, तो थर्ड एंड हायर पीरियड के एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल होने की वजह से दे कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इवन मोर। तो ये बना लेता है AlF6 3 यहां पर कोवेलेंस कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस तरीके से आप ये कहते हो। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का एक जनरल पॉइंट है, लिखते जाओ। चलो अब स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। ये तो जनरल बातें हो गई। हमें बोरॉन कार्बन फैमिली मतलब कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने हैं? ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। लेट अस टेक फर्स्ट ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स। नोट करो पूरी बात। ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली। चलिए फोकस करेंगे बोरॉन फैमिली पर। जैसे क्या? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दीज आर द एलिमेंट्स नॉन मेटल। हालांकि ये कंट्रोवर्सी है कि बोरॉन नॉन मेटल है या मेटलॉयड है। 2005 या उससे पहले वाली जो NCERT थी वो बोलती थी ये मेटलॉयड है, और यस बोरॉन के अंदर मेटलॉयड वाली प्रॉपर्टीज होती भी हैं। बट अब जो करंट आपके पास NCERT है, आपके पास है, मेरे पास है, उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं कि बोरॉन इज नॉन मेटल। तो आप आपके हिसाब से चलो, अभी जो NCERT है उसमें नॉन मेटल लिखा है तो आप नॉन मेटल फॉलो करो। वैसे इसमें प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स की होती हैं, तो इट इज नॉन मेटल। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, बाकी सब मेटल्स हैं। हालांकि एल्यूमिनियम जो है ये मेटालिक है, बट सम प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू बोरॉन। तो मेटालिक बट मैनी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू बोरॉन, बट मैनी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू बोरॉन। तो ये बोरॉन जैसी प्रॉपर्टीज भी शो करता है। बाकी सब ये मेटल्स हैं इनमें।
अच्छा, ये जो मेटल्स हैं दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि बोरॉन इज ए नॉन मेटल, वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड बोरॉन इज ब्लैक सॉलिड। बोरॉन ब्लैक सॉलिड के फॉर्म में होता है, बहुत हार्ड है, बहुत हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे। अच्छा, इसी में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है गैलियम के बारे में। गैलियम हैज अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट बट वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट इज नियरली 303 केल्विन। 303 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पर 273 है ना, तो 27 और कितना 30 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड इट बिकम्स लिक्विड। गर्मियों में लिक्विड हो जाता है गैलियम, तो 303 केल्विन पर मेल्ट हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, नियरली 2676 केल्विन। तो गैलियम हैज़ अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। Due to this, it is used to measure high temperature, that is in pyrometers. पायरोमीटर्स में इसका इस्तेमाल, पायरो मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो सर हमने तो थर्मोमीटर पढ़ा है, सर हम तो थर्मोमीटर जाने हैं। अरे थर्मोमीटर जानो तो हो, थर्मोमीटर तो हम जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट आता है वो। तो इन नॉर्मल टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यू यूज़ थर्मोमीटर। बट हाई टेम्परेचर 200, 500, 1000, 1500 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हाउ विल यू मेजर? थर्मोमीटर थोड़ी चलेगा, फिर कौन? पायरोमीटर। और पायरोमीटर के अंदर जो फ्लूइड यूज करते हैं वो कौन है? गैलियम। क्यों? क्योंकि गैलियम की लिक्विड लाइफ बहुत ज्यादा है। लिक्विड लाइफ बहुत ज्यादा मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड लिक्विड और 2300 डिग्री सेल्सियस तक लगभग लिक्विड रहता है। तो इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इट रिमेन्स लिक्विड एंड दैट इज द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ गैलियम दैट यू शुड रिमेंबर। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट यू हैव टू रिमेंबर। नोट करो इन सबको, नोट इट डाउन। बोरॉन। अच्छा, बोरॉन की बात करें तो ये एक रेयर एलिमेंट है। एल्यूमिनियम बहुत अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में, बोरैक्स के फॉर्म में पाया जाता है। बोरैक्स इज Na2B4O7.10H2O, बड़ा कॉमनली यूज कंपाउंड है। हिंदी में इसे बोलते हैं सुहागा। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, जिन्हें हम सोनार बोलते हैं, सोने का काम करने वाले को सोनार बोलते हैं। जैसे कई बार वो जब गोल्ड स्मिथ जब काम करते हैं, गोल्ड को पिघलाते हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग के दौरान सुहागे का इस्तेमाल करते हैं, बोरैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बोरैक्स को हिंदी में बहुत कॉमनली कंपाउंड है एंड वन ऑफ द कॉमन जो सोर्स है उसका वो बोरैक्स है। इसके अलावा कोलमेनाइट। Colemanite is the chief ore of boron and the formula is Ca2B6O11, याद रखना है फॉर्मूला, .5H2O। बोरिक एसिड S3BO3। So these are the main sources of boron। हालांकि बोरॉन अर्थ क्रस्ट में काफी रेयर एलिमेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। जबकि एल्यूमिनियम इज इजीली अवेलेबल। बॉक्साइड के फॉर्म में Al2O3.2H2O। वैसे तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों हैं, मेटलर्जी में आप ये बात पढ़ोगे। अभी के लिए इतना याद रख लो आप बॉक्साइड। हालांकि बॉक्साइड के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों होते हैं। वी विल लर्न इन मेटलर्जी। बॉक्साइड के अलावा इट इज फाउंड इन क्रायोलाइट ऑल्सो।
और यही नहीं है, और भी होते हैं, बट दीज आर द कॉमन फार्मूला Na3Al(F6). So these are the sources of aluminium, but aluminium is most abundant metal in अर्थ क्रस्ट। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट मेटल है तो अर्थ क्रस्ट में अगर देखें तो मोस्ट अबंडेंट कौन है? ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन यू विल हैव एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन के बाद ये एल्यूमिनियम आता है। मोस्ट abundance in earth crust. Aluminium is the third most abundant element in the earth crust. Most abundant metal है and third most abundant element. In earth crust. इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, कुछ जनरल पॉइंट्स और नोट करें भाई। पहले पॉइंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियाई, increase from top to bottom, but गैलियम एक्सेप्शन है, पता है आपको। रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। क्यों? पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल में। इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ, दिस इज ड्यू टू poor shielding of d electrons. d electrons poor shield करते हैं और गैलियम से पहले 3d सीरीज भरती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग होती है। तो जेड इफेक्टिव अचानक से बहुत बढ़ जाता है गैलियम का इन कंपैरिजन टू एलियम। तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज जनरली बढ़ते हैं, बट एक्सेप्शन कौन है? गैलियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, irregular trends are not regular. जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, बट बोरॉन इज मोर देन एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम। क्यों? पता है। और ये इंडियम से ज्यादा थैलियम। ये एक्सेप्शन क्यों है? ड्यू टू लेसर साइज। ये है ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स रेगुलर नहीं है। गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एल्यूमिनियम से बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, और थैलियम ड्यू टू ज्यादा है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पीरियोडिक टेबल पढ़ लो। अगर ये पढ़ रहे हो तो एक काम करो, आज ये लेक्चर पढ़ने के बाद में फॉर एग्जांपल गो बैक और घंटा 2 घंटा क्यों ना पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया जाए, क्यों ना लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन पढ़ लिया जाए, क्यों ना पढ़ लिया जाए कि वाई एल्यूमिनियम से छोटा है साइज में गैलियम और उसका प्रभाव फिर आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आता है। तो ये ट्रेंड्स हैं, घटते नहीं है रेगुलरली। एक्सेप्शंस आर देयर, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन नहीं होते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस स्लाइटली। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो घटती है, जनरली तो टॉप टू बॉटम घटती है, बट उसके बाद में गैलियम और इंडियम थैलियम में स्लाइटली बढ़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट इंक्रीजेस स्लाइटली।
नोट करो ये सब पॉइंट्स, ये पीरियोडिक टेबल, अभी कुछ नया नहीं पढ़ाया, नथिंग आई हैव टॉट। बोरॉन कार्बन फैमिली में कुछ नहीं पढ़ा, ये सब काइंड ऑफ वार्म अप है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज पॉइंट्स इन पीरियोडिक टेबल और इन केमिकल बॉन्डिंग। नोट इट डाउन। बात करेंगे एलोट्रोपी को। बोरॉन एलोट्रोप्स बनाता है खुल के, जैसे कार्बन है ना, कार्बन के तो बड़े फेमस होते हैं एलोट्रोप्स, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन्स। बोरॉन भी एलोट्रोप्स बनाता है, एल्यूमिनियम नहीं शो करता। तो बोरॉन शोज एलोट्रोपी। कैसे? बोरॉन 5 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं एंड 2 amorphous forms। फाइव क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, 2 amorphous forms। अच्छा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम डू नॉट शो एलोट्रोपी। हालांकि एलोट्रोपी वाला पॉइंट बोरॉन फैमिली के लिए इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट याद रख सको, बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि थैलियम के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो, बोरॉन के लिए याद रख लो कि बोरॉन के 5 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं और 2 अमॉर्फस फॉर्म्स होते हैं। अमॉर्फस फॉर्म मोर रिएक्टिव, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। Reactivity of amorphous form is considerably higher than the crystalline forms। अब बात आती है केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स, जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। बोरॉन जो है वो अमॉर्फस बोरॉन रिएक्ट करता है ऑन हीटिंग। क्रिस्टलाइन बोरॉन तो रिएक्टिव ही नहीं है, तो अमॉर्फस बोरॉन रिएक्ट्स विद एयर ऑन हीटिंग। बाकी के अदर एलिमेंट्स ऑल्सो रिएक्ट, अदर एलिमेंट्स also react with air on heating। जैसे क्या, E मान लो मेटल है, ऑक्सीजन के साथ अगर हीट करो तो बनाएगा E2O3 2E, और मान लो यहाँ 2E ले लो, 3O2 ले लो और 2E2O3, इस तरीके से ले सकते हो। सॉलिड है ये, और साथ में N2 भी तो है, हीट करोगे तो EN आर फॉर्म्ड। जैसे E में सभी मेटल्स आ गए, जैसे अगर बात करें तो B2O3, जैसे Al2O3, Ga2O3, इंडियम In2O3, Tl2O3। एसिडिक नेचर, एम्फोटेरिक। नोट बनाते जाएं आप, नोट्स ये सब। और लास्ट के दोनों क्या हैं, बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स। तो B2O3 नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मेटल्स के बेसिक होते हैं, बट मेटल्स में देखो यहाँ पर एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। तो Al2O3 एंड गैलियम ऑक्साइड Ga2O3 एम्फोटेरिक हैं, और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं। तो ये कंपाउंड हैं, इनके रिएक्शंस में जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो, एल्यूमिनियम reacts with O2 to form Al2O3। ऑफ कोर्स हीटिंग करने पर, साथ में अगर हवा है, एयर है, एयर में तो O2 N2 दोनों है ना, तो बनाता है ALN। तो इस तरह कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं। हालांकि इनकी फर्दर रिएक्शंस क्या होंगी, ऑल दैट वी विल सी। अभी तो हम रिएक्टिविटी ऑफ बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स एयर, टुवर्ड्स एसिड, टुवर्ड बेसेस, टुवर्ड्स हैलोजेंस एंड सो ऑन। नोट करो, note it down।
मोस्टली हमें बोरॉन और एल्यूमिनियम के बारे में बात करनी होती है। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। ए टुवर्ड्स एसिड्स। अब बोरॉन जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। बोरॉन रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स ओनली। मतलब कहने का बोरॉन HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं, बट बोरॉन कंसंट्रेटेड एंड हॉट HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कर लेगा। नॉन बोरॉन रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं। तो क्या बनाएगा? H3BO3 प्लस डिपेंडिंग अपॉन अगर HNO3 इस्तेमाल किया, नाइट्रिक एसिड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो NO2, और अगर H2SO4 है तो SO2 विल बी लिबरेटेड आउट। तो ध्यान दो, बोरॉन जो है वो हॉट एंड कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 से तो रिएक्शन करेगा, HCl या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। HCl क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। जो हैलोजन एसिड्स होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। अच्छा, बाकी एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द एसिड्स इजीली। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करता है एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट, बट एल्यूमिनियम इज रेंडर्ड मतलब इज लेफ्ट पैसिव बाय concentrated HNO3 due to formation of passive oxide film। प्रोटेक्टिव होती है ये। प्रोटेक्टिव का मीनिंग मैं बताऊंगा अभी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्यूमिनियम HCl डाइल्यूट एसिड्स में बड़ी आसानी से रिएक्शन करता है, मगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ ये एक ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है सरफेस पर, और एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की जब फिल्म बन जाती है तो फिर वो फर्दर अटैक अलाउ नहीं करता। तो फर्दर अटैक ऑफ द HNO3 इज नॉट पॉसिबल ऑन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक तरीके से पैसिव हो जाता है। हालांकि इसमें एल्यूमिनियम नहीं होता, आयरन भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, और भी एक दो मेटल्स होती हैं। ये बात हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। तो 12th क्लास में HNO3 की प्रॉपर्टीज में ये बात हम पढ़ेंगे दोबारा से फिर। तो एल्यूमिनियम इज बिकमिंग पैसिव विद कंसंट्रेट HNO3 बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन ऑन द सरफेस विच इज प्रोटेक्टिव फिल्म एंड पैसिव इन नेचर। तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसको। अच्छा, एल्कलीज मतलब बेसिस। बेसिस का क्या प्रभाव पड़ता है? वी विल सी। लिखेंगे बी। पहले ये नोट करो,